हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डेफिसिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेफिसिट्स चार प्रकार के होते हैं: रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। माय डियर फ्रेंड्स, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की कंडीशन क्या चल रही है। उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसमें हमको डेफिसिट्स पता होंगे तो हमारे आसपास जो न्यूज चलती रहती है उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब ये जो चार प्रकार के मैंने आपको डेफिसिट्स बताए, रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी, ये चारों चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर मेरा आपसे ये वादा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी जो कि आप लोगों को पहले बहुत कठिन लगती थी। तो चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं। हमको ये चारों डेफिसिट समझने के पहले हमें बजट का कंपोजिशन समझना पड़ेगा। बजट हमारा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक। जो बजट का जो कंपोजिशन होता है, बजट दो हेड में प्रेजेंट होता है। पहला हेड होता है रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा हेड होता है कैपिटल अकाउंट। अकाउंट का मतलब आपके पास क्या आय और व्यय का सोर्स है, ठीक। बात कर लेते हैं रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की। जो रेवेन्यू अकाउंट है वो डे टू डे बेसिस पे होता है और जो कैपिटल अकाउंट है वो लॉन्ग टर्म होता है। अब डे टू डे बेसिस का मतलब क्या है? जैसे आपका घर है तो घर में आप लोगों को खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, सपर, मील, ठीक है। तो उस पे आप लोगों को क्या है कि कुछ ना कुछ खर्चा आता होगा, कुछ ना कुछ उसमें खर्चा आता होगा। ये जो डे टू डे खर्चा आ रहा है आपका, तेल, क्रीम, डियो, साबुन, तो इसको बोलेंगे, ऐसे हम समझेंगे कि जो गवर्नमेंट का डे टू डे अकाउंट होता है उसको हम रेवेन्यू अकाउंट पे डालेंगे। और कैपिटल अकाउंट यानी कि लॉन्ग टर्म, आपने कोई एक जमीन ले ली, ठीक है, 20 साल के लिए उसको डाल दिया, ठीक। वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के हेड में देखेंगे। अब देखिए हम एक एक करके समझते हैं। हम अभी रेवेन्यू अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए अब रेवेन्यू अकाउंट के भी दो पार्ट होंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स का मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सपेंडिचर का मतलब हम क्या खर्चा कर रहे हैं। रिसिप्ट्स में क्या क्या होगा? टैक्स और नॉन टैक्स, ठीक। अब टैक्स में क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा उसमें, ठीक। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको जानना जरूरी होगा, कमेंट में करके बताइएगा। अब नॉन टैक्स देखिए, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती है, यानी कि नॉन टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है, ठीक। वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ब्याज हो सकती है, आपका वो जुर्माने हो सकते हैं, फाइन्स हो सकते हैं। भाई मान लो हमने ट्रैफिक नियम तोड़ दिया, या मान लीजिए हमने कोई एक क्राइम कर दिया, ठीक है, सिविल क्राइम कर दिया, तो हम उसमें फाइन दे देंगे। डिविडेंड ऑफ पीएसयूज, पीएसयूज का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक, जिसपे मेजॉरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट का रहता है, इसलिए उसे पब्लिक बोलते हैं। और सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब कि उसमें थोड़ा बहुत शेयर आपका प्राइवेट का भी रहता है। फिर इसमें यूजर फीस आ जाती है। यूजर फीस कैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट आपको कोई चीज प्रोवाइड करवा रही है, ठीक, गवर्नमेंट आप लोगों को कोई चीज प्रोवाइड करवा रही है, जैसे यूपीआई वगैरह, तो वो अपना कुछ चार्ज काटेगी, ठीक, इसको बोलेंगे यूजर फीस। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि हम खर्चा कहां पे कर रहे हैं। हम खर्चा कहां पे कर रहे हैं? तो खर्चा हम दो जगह पे करते हैं, एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में और एक नॉन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का मतलब कि जिसपे हम अगर आज खर्चा करेंगे तो वो कल कोई ना किसी फॉर्म पे वो डेवलप होगा और फिर फर्दर हमें कुछ ना कुछ दे के जाएगा, ठीक। देखिए अब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं? सर्विस टू इंडस्ट्री,
एजुकेशन एंड हेल्थ, एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे कि मान लीजिए हमको इंडिया से आयात को बढ़ाना है, ठीक है। मान लीजिए इंडिया में ये मार्कर हो रहा है फॉर एग्जांपल। अब अगर गवर्नमेंट ज्यादा ड्यूटी लगा देगी अपने पोर्ट में तो व्यापारी क्या सोचेगा, अरे यार मत करो इसको। लेकिन अगर वो प्रमोशन देगी, तो क्या होगा, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा इसको बनाने वाले, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे लिंकेजेस होंगे वो प्रमोट होंगे, ठीक है। प्रमोट करेगी तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी। गवर्नमेंट खर्चा जरूर कर रही है पर उसके बैकलॉग में आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज को प्रमोट कर रही है, ठीक है। इनकम आएगी। फर्दर सर्विस टू इंडस्ट्री का मतलब ये है कि हम इंडस्ट्री को और क्या क्या सुविधाएं दे सकते। सर्विस टू इंडस्ट्री का मतलब ये है जैसे कोई इंडस्ट्री सेटअप है, हम उस गवर्नमेंट उसको क्या क्या सर्विस दे रही है, जैसे पानी पाइप के माध्यम से जाकर उसमें कितना खर्चा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है, सरकारी स्कूलों में और सरकारी अस्पतालों में कितना खर्चा हो रहा है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट का मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज्यादा। कैपिटल रिसिप्ट यानी कि गवर्नमेंट के पास क्या आ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या वो खर्चा कर रही है। मार्केट बोरोइंग, आरबीआई से बोरो कर लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर लिया। रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने लोन या तो स्टेट्स को दिया है, इंडियन स्टेट्स को, या किसी अदर स्टेट को दिया, मान लो नेपाल को दिया, तो वहां से मिलने वाला पैसा किसमें आएगा, रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स में। डिसइन्वेस्टमेंट, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि कोल ब्लॉक सेल, स्पेक्ट्रम कोल ब्लॉक सेल। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने अपना कुछ शेयर होल्डिंग सेल आउट कर दिया, ठीक। जब 50% से ज्यादा होती है शेयर होल्डिंग तो उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। एसेट सेल बाय गवर्नमेंट की कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है, वो उसने सेल आउट कर दिया तो उससे क्या आएगा, पैसा आएगा। तो एसेट सेल बाय गवर्नमेंट किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा। अब आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि गवर्नमेंट एक बड़ा अमाउंट कहां पे खर्चा कर रही है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, वेपन्स, रोड्स, प्लांट्स, ठीक है। तोपे बना ली, मिसाइल बना ली, रोड्स, प्लांट्स न्यूक्लियर प्लांट हो सकता है, पावर प्लांट हो सकता है। रिपेमेंट ऑफ लोन्स, इंडियन गवर्नमेंट ने अगर मान लीजिए भूटान को लोन दिया है तो वहां से मिलने वाला पैसा, ठीक। लोन्स गिवन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हमने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितना लोन दिया है स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरी को, वो किसमें आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ध्यान से समझिएगा, 2 जगह कंफ्यूजन हो सकती है, लोन्स गिवन टू स्टेट्स और दूसरा ग्रांट टू स्टेट्स। इसमें अंतर ये, लोन्स में ब्याज मिलेगा, ग्रांट में ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ध्यान से समझें, पहला है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम घटा देंगे। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी ये हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है पूरा, आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट एक हेल्दी साइन नहीं है, वेरी बैड, ठीक। ये हमको ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं मीट कर पा रही है, ठीक। नॉट ए हेल्दी साइन, व्हाई, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। अगर आपके पापा जी डेली अपना एक्सपेंसेस जो घर के खर्चे चलाने के लिए अगर लोन लें, ठीक है, तो कितनी गलत बात होगी। अब समझते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट वही है, केवल इसमें एक शब्द लग गया है, इफेक्टिव। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब पूरा रेवेन्यू डेफिसिट हमको निकल के आता है उसमें हम ग्रांट टू स्टेट्स माइनस कर देते हैं। ग्रांट टू स्टेट्स जो कि नॉन डेवलपमेंटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। अब हमने इसको क्यों घटा दिया, क्योंकि जब मान लीजिए हमने ग्रांट टू स्टेट्स मान लो 1000 रुपए दिए और उसने 600 रुपए उसने किसी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाने में खर्चा कर दिए स्टेट गवर्नमेंट ने। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मान लीजिए उसने एक कोल्ड स्टोरेज बना दिया तो उससे क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक। किसान अपना माल रखेगा, उसको किराया देगा।
तो इसलिए मान लीजिए हमने उसको घटा दिया तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रणब मुखर्जी ने, जो कि यूपीए गवर्नमेंट पे प्रेसिडेंट थे। ठीक, 2012 में। ठीक दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं फिस्कल डेफिसिट की। थोड़ी सी एक बात सुन लीजिए। कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो यूपीए का हो चाहे एनडीए का हो, वो हमेशा ये बताएगा कि उसने हमेशा फिस्कल डेफिसिट को कंटेन किया है। वो किसी न किसी तरह से आंकड़ों को इधर उधर मतलब कुछ भी करके वो ये दिखा देगा पब्लिक को कि उसने फिस्कल डेफिसिट को कंटेन किया है। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट होती क्या है। जब हम टोटल एक्सपेंडिचर मतलब हम कितना खर्चा कर रहे हैं, खर्चा हम दो जगह से कर रहे हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से खर्चा कर रहे हैं और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर से खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, डेफिसिट का मतलब घाटा। तो घाटा कब लगेगा, जब हम खर्चा ज्यादा करें और हमारे पास आय कम। जब हम खर्चा ज्यादा करें और आय कम, मान लो हम 10 रुपए कमा रहे हैं और खर्चा हमने 12 रुपए कर दिया, तो 2 रुपए का हमको क्या लगा, घाटा लगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब हम माइनस करेंगे किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, हम क्या पा रहे हैं, प्लस 234 ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। 234 क्या हुआ, रिकवरी ऑफ पास्ट लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट सेल बाय गवर्नमेंट। जब हम ये जो आमदनी आ रही है 2, 3 और 4, मार्केट बोरोइंग को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हम उधार ले रहे हैं, इसका हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। 234 को जब हम घटा देंगे तो हमें एक फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। अब अगर मोटे मोटे तौर से समझें तो ये कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट व्हाट गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम मार्केट। मार्केट में क्या क्या हो सकता है, आरबीआई हो सकता है, बैंक्स हो सकते हैं और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। अब इसमें बात समझने योग्य ये है कि फिस्कल क्या होता है और मॉनिटरी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे फिस्कल शब्द का जिक्र है, इसलिए मैं आपको फिस्कल और मॉनिटरी के बारे में बता रहा हूं। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है, और मॉनिटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है ताकि इकोनॉमी बूम करे। फिस्कल पॉलिसी का भी एम यही होता है, इकोनॉमी बूम करे, और मॉनिटरी पॉलिसी का भी ये फंडा होता है कि वो किसी तरह को मार्केट को स्टेबलाइज करे। फिस्कल डेफिसिट बैड क्यों है, फिस्कल डेफिसिट बैड क्यों है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग को नीचे ले आता है। भाई गवर्नमेंट उधार ले रही है तो उधार जिसके पास ऑलरेडी कर्जा है तो वो इंसान की हैसियत समाज में क्या होगी, बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, और जितना ज्यादा उधार ले लेगा उतनी उसकी रेटिंग्स कम हो जाएंगी। लीव लेस फॉर प्राइवेट कंपनीज। मान लीजिए बैंक से गवर्नमेंट ने उधार ले लिया, अब बैंक के पास बचा पैसा कम, अब जब कम पैसा बचा और डिमांड ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, लोन्स के जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएंगे। जब लोन्स के इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे तो इंसान नहीं लेगा, एक नंबर। दूसरा नंबर कि जब ज्यादा गवर्नमेंट पैसा ले चुकी है तो प्राइवेट कंपनीज के पास लेने के लिए कम पैसा बचा। क्यों, क्योंकि एक लिमिट होती है कि इतना ही पैसा बैंक दे सकती है मार्केट में। ये पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। इट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स रेवेन्यू डेफिसिट। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको थोड़ा सा समझ लें। ये इनडायरेक्टली अफेक्ट्स रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी बोरो किया है मार्केट से, भैया जब मार्केट से बोरो करोगे तो इंटरेस्ट दोगे, ब्याज दोगे, और ब्याज किसका पार्ट है, नॉन डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। यहां मैंने मेंशन नहीं किया पर यहां पे इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट क्यों आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें डे टू डे बेसिस पे देना ही देना है, और वो नॉन डेवलपमेंटल है। इंटरेस्ट जब हम देंगे किसी को तो उससे वो देश का विकास नहीं होगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए ये रेवेन्यू डेफिसिट को अफेक्ट करता है। दोस्तों अभी हमने फिस्कल डेफिसिट पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले प्राइमरी डेफिसिट। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट।
फिस्कल डेफिसिट मतलब कि मार्केट से उधारी गवर्नमेंट की माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखिए मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने वाला हूं कि अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है, अगर प्राइमरी घाटा कम है, वो एक अच्छा निशान नहीं है। मैं यहाँ पे घाटा भी कह रहा हूं और कम कह रहा हूं, और वो एक अच्छा निशान नहीं है। आप लोगों के दिमाग में ये होगा घाटा अगर कम है तो अच्छी चीज है और ज्यादा है तो बुरी चीज है, लेकिन मैं आपको अभी सिद्ध कर दूंगा कि घाटा अगर कम है तो वो एक हेल्दी साइन नहीं है। क्यों? आप ठंडे दिमाग से हमको ये बताइए कि ब्याज देना अच्छा होता है कि बुरा? आपकी पैसे वाली सेहत के लिए ब्याज देना अच्छा होगा कि बुरा? डेफिनेटली बुरा होगा। ठीक है, लेने की बात नहीं कर रहे, देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्याज देना हमेशा आपके पैसे की सेहत के लिए गलत होगा, यानी कि आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो जब आप ज्यादा पैसा देंगे, जब आप ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मान लीजिए ये 10 रुपए है और ये आपका 7 रुपए है, आपके पास बचा कितना? 3। ठीक, अब ये 7 को घटा के मैं अगर 4 कर दूं, 7 को घटा के अब मैं 4 कर दूं, तो 10 में से 4 गए, बचा 6। पहले 3 बच रहा था, अब बच रहा है 6। ठीक, तो 6 बच रहा, तो 6 क्वांटिटी ज्यादा है, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप ज्यादा करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट आप अगर ज्यादा करेंगे तो वो एक हेल्दी साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो गवर्नमेंट की जेब से जाता है। ठीक, इंटरेस्ट देने के लिए कहीं और से लोन नहीं ले लेंगे। ठीक, क्योंकि वो गवर्नमेंट की जेब से जाता है और वो इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि डे टू डे बेसिस पे। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने एक प्रयास था डेफिसिट्स को समझने के लिए, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हुए होंगे। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है ये एक वीडियो देखने के बाद आपको न समझ में आए, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको शांत स्वभाव से इसको फिर से देखिएगा, आपको डेफिनेटली ये अच्छा समझ में आएगा। और जहां पे आपको कोई भी डाउट हो रही है आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको एक काम और करना पड़ेगा, करंट ईयर का प्राइमरी, फिस्कल, ये सारे डेफिसिट्स की वैल्यू और आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।